हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। जो यूपी टेट का 2021 का पेपर था जो होने वाला था वो कैंसिल हो चुका है। उसके लिए हमें बड़ा खेद है। ठीक है, लेकिन जो पेपर जो आने वाला था, जो वायरल हुआ था, उसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेके आए हैं, जो आपको धीरे धीरे सॉल्यूशन उसका हम कराएंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस आपको करना सिखाएंगे। उसमें से कुछ चैप्टर जो हैं जो हम करा चुके हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये सारे के सारे कुछ क्वेश्चन है जो मैं करा चुका हूँ। चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप सारे 30 के 30 क्वेश्चन हम करना सीखेंगे। और उसके अलावा हमारा जो प्रॉफिट लॉस का है एक वो कंप्लीट हो चुका है। और हमारा जो इस समय सिलेबस में जो है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, वो हमारा इस समय बैच उसका चल रहा है, यानी कि उसके चैप्टर पे हम एक लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सॉल्यूशन देखेंगे पेपर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, 10 रुपए की दर्जन की दर से, दर्जन यानी 12 से केले खरीदकर 12 रुपए की 10 के दर से बेचने पर लाभ कितना होगा। ठीक है, तो 10 रुपए के मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें क्वांटिटी सेम कर लेते हैं। ठीक है, अगर क्वांटिटी सेम ना हो तो एक का प्राइस निकाल लेते हैं, यानी एक का सीपी और एक का ही एसपी। ठीक है, तो 10 यहां देख लीजिए, पहले वाले में 12 केले हमने कितने खरीदे, 10 रुपए के। तो पहले एक का सीपी निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 10/12, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 6 12। एक का सीपी अपने पास आया 5/6 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार एक का एसपी निकाल लेंगे। 10 केले हैं 12 के, तो एक केला हो जाएगा 12/10, यानी कि 6/5। यहां आप देख सकते हैं एसपी है 6/5 और सीपी है 5/6। मैंने बताया था जब भी एसपी बड़ा हो सीपी से तो हमेशा लाभ होगा, तो यह लाभ ही पूछ रहा है। तो लाभ परसेंटेज के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी माइनस सीपी, यानी कि एक का सीपी एसपी माइनस एक का सीपी अपॉन सीपी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, सीपी है 5/6 मल्टीप्लाइड 100। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आएगा इसका 5 और 6 का ऊपर 30। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 36 माइनस 25 बटे 5/6 गुणा 100। 6 से ये 5 बार ऊपर बचेगा 36 में से 25 जाएंगे तो 11/5 गुणा 5 गुणा 100, तो 25 चौके 100, तो 11 चौक 44% जो है अपने पास लाभ प्राप्त हो जाएगा। सीधे सीधे इस टाइप के क्वेश्चन में एक एक का निकाल लीजिए, एसपी और सीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो संख्या है। इसमें एक्स मान लेता हूं। यदि किसी संख्या का 30%, एक्स का 30% इस तरह लिखा जाएगा, 30/100 इंटू एक्स, उस संख्या के 3/4 से 63 कम है। ये जो है, ये वाला जो है संख्या के 3/4 से 63 कम है। ठीक है, 30% संख्या के 3/4 से 63 कम है। इस प्रकार की जो इक्वेशन बनेगी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो बचेगा 3x/10। उसको उठा के इधर लाएंगे तो जो हो जाएगा 3x/10 माइनस 3, उल्टा कर लेते हैं, 63 को इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 63 बराबर 3x/4 माइनस 3x/10। सॉल्व कर लेंगे इसको इसी प्रकार, एलसीएम लेंगे 40। ठीक है, 4 से 10 बार ऊपर आ जाएगा 30x, 10 से 4 बार 4 है 12x। ठीक है, बराबर 63। ये बचेंगे 4 से 10 बार 4 ढाई 40, 10 3 30। ठीक है, और 3/10x इसको बचाएंगे हम, तो 10 से 4 बार 4 12x। अपने पास बचेगा यहाँ पर 18x/40 63। ठीक है, तो ये अब दोनों काट देंगे हम, 2 नाम 18 और ये 2 से 20 बार। ठीक है, 9 से 7 बार, तो x बराबर आएगा 7 दूनी 14, 140। ठीक है, संख्या का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 140। सीधे सीधे था इसमें क्या, बस इक्वेशन महत्वपूर्ण थी। 30% जो है संख्या का, उसके 3/4 से 63 कम है, तो 30% को हम लिखेंगे 30% बराबर 3/4 उसी संख्या का माइनस 63। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है कार्य और समय का। अभी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो कार्य और समय भी पढ़ाएंगे उसमें।
इसमें कह रहा है यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे बनाते हैं, 30 घंटे में बनाने के लिए, काम करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या क्या होगी। ठीक है, घंटे कम हो गए तो मजदूरों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह लिखेंगे मजदूर और घंटे। तो इसको सॉल्व करेंगे। मजदूर कितने हैं अपने पास, 15 मजदूर। पहले कर रहे हैं 48 घंटे, अब पूछ रहा है कितने मजदूर चाहिए, तो x मान लेते हैं, 30 घंटे में काम। ठीक है, जब घंटे ज्यादा थे तो मजदूर कम थे, अब घंटे कम हो गए तो मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे। तो एरो लगाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है, मजदूर कम है उसको, ठीक है, और एरो का निशान नीचे की तरफ उसकी नोक निकालेंगे जहां ज्यादा होंगे। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं 30 कम है 48 से, तो ज्यादा की तरफ नोक निकाल देंगे। अब जिसकी नोक नीचे की तरफ जा रही है उसको रिवर्स करके लिख लेते हैं, x/15। बाकी जो ऊपर नोक जा रही है उसको सिंपल ऐसे ही लिख लेते हैं, 48/30। सॉल्व करेंगे तो x बराबर, सॉल्व करने पे आ जाएगा 15 दूनी 30, 2 24। ठीक है, तो कितने 24, उत्तर आ जाएगा सीधे सीधे 24। ठीक है, 24 मजदूरों की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मैथ का पेपर इतना कठिन में नहीं था इसका जो आने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x का वह न्यूनतम मान, ठीक है, जिसके लिए 3 3 2 4 x 3 4 2 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित होने के लिए जो विषम संख्या है, सम संख्या है, उनका अंतर पूरा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 4, ठीक, 7 7 3 10 और 10 और 2 12। ठीक है, विषम संख्या को जो ऐड कर लेते हैं, पहले 3 + 4 + 3 + 2। ठीक है, सारी की सारी विषम संख्या हमने जोड़ दी है, तो हो जाएंगे 3 और 4 7 और 3 10 और 2 12। इसी प्रकार सम संख्या को स्थान है जो, ठीक है, वो सम संख्या को स्थान कह रहा हूं, जो संख्या सम स्थान पर है, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, ये छठे स्थान पर है, तो इनको भी ऐड करेंगे तो 2 + x + 4। ठीक है, विषम संख्याओं का स्थान मतलब जो संख्या विषम स्थान पर है, प्लस माइनस सम संख्या जो संख्या सम स्थान पर है, उन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। क्यों, 11 से विभाजित करने के लिए, या 0 ना हो तो वो 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, ये 12 आ रहा है और ये इसको टोटल करेंगे तो 6 + x। अब देख लीजिए यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 चाहिए। 6 + x यानी कि 6 + x में x की वैल्यू ऐसी क्या रखूं जिससे ये टोटल भी 12 हो जाए, ये पूरा टोटल 12 हो जाए। तो इसमें ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 6 पहला ही ऑप्शन है, अगर यहाँ मैं 6 रख दूंगा तो 6 और 6 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, ये 11 से विभाजित हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा, यानी कि 6 ऐसी संख्या होगी x की वैल्यू जो पूरी 11 से ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डाउटफुल क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा क्वेश्चन, ये डाउटफुल है, इसके ऑप्शन दिए हैं। एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग की क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त यानी कि सर्कल, वो पूछ रहा है एक सर्कल है कोई, ठीक है, एक सर्कल और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर। मैक्सिमम वर्ग कैसे बनेगा, जब ये चारों कोनों को टच करे वृत्त के। ठीक है, तो वृत्त को टच कर, इसके वर्ग के चारों कोने टच करने चाहिए, तभी इसका मैक्सिमम यानी अधिकतम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं अपन वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देख लीजिए, मान लीजिए मैं वृत्त की त्रिज्या r मान लेता हूं, तो ये भी r होगा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा यहां से निकाल सकते हैं हम, तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा जो है 2r। ठीक है, वर्ग का विकर्ण 2r, ठीक, और वृत्त की त्रिज्या वो आएगी अपने पास, हमने जो r मानी है। ठीक है, विकर्ण है 2r, तो वर्ग का विकर्ण जो है 2r है, तो उसका साइड यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा, ठीक है, भुजा गुणा √2 होता है वर्ग का विकर्ण। ठीक है, विकर्ण हम कितना मान चुके हैं, यहाँ पे विकर्ण हमने माना है 2r, तो भुजा आ जाएगी, √2 को नीचे ले जाइए, √2 से √2 टाइम्स। ठीक है, तो √2r इसकी भुजा आ गई। अब वो पूछ रहा है वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात।
वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हमें पता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर बटे वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी कि उसकी जो साइड है, साइड हमने क्या निकाली, भुजा का स्क्वायर यानी कि √2 आर का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आ जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। तो आया अपने पास जो अनुपात आया पाई बटे 2। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती नहीं, वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा। वर्ग की भुजा के समानुपाती, वर्ग के विकर्ण के बराबर। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो पाई बटे 2 आ रहा है, दोनों का अनुपात वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती नहीं होगा लेकिन यह वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा क्योंकि आर भी कट गया है इसमें। ठीक है, ऑप्शन मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए क्योंकि इसमें केवल पाई बटे 2 यानी कि केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, आर में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आर पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि 102.7 को P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो Q क्या होगा। ठीक है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो 102/7 बटे, ठीक है, बटे लगाने के लिए इसमें क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आएगा। अब देखिए दोनों एक दूसरे की को-प्राइम है, से अभाज्य है, दोनों एक दूसरे से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो से अभाज्य संख्या बन गई यानी कि ये P अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई। ऊपर वाला इसमें P बन गया, नीचे वाला Q बन गया। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे 10। अगर ये और कट जाती तो P अपॉन Q की वैल्यू चेंज हो जाती, लेकिन ये कट नहीं रही है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, ₹600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपए हो जाते हैं। तो यदि ब्याज की दर, यदि लिख लीजिएगा इसको, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो धन होगा। ठीक है, आर हमें पता नहीं, आर को आर मान लेते हैं। ₹600 यही 720 रुपए हो रहे हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया अपने पास 600, अमाउंट कितना हो गया अपने पास 720 रुपए। टाइम दे रखा अपन को 4 वर्ष। ठीक है, सीधे सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, अमाउंट वाला, अमाउंट बराबर P प्लस SI। SI पता नहीं है तो SI को भी तोड़ लेंगे। हम जानते हैं SI बराबर PRT अपॉन 100 यानी कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, इन दोनों में देख लेते हैं। तो अमाउंट बराबर आ गया P दोनों में कॉमन, तो 1 प्लस RT अपॉन 100। ठीक है, P प्लस P। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, अमाउंट की वैल्यू रखेंगे 720 रुपए। ठीक है, P दे रखा है 600, 1 प्लस R हमसे पूछा है तो R को R रहने देंगे, समय दे रखा है 4 वर्ष बटे 100। 4 से ये 25 बार कट जाएगा, अपने पास जो प्राप्त होगा वो मिलेगा 720 बटे 600 बराबर 1 प्लस R बटे 25। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0, 12 से 12 72, 12×5 60। 1 को इधर लाएंगे तो जाएगा अपने पास 6/5 माइनस 1, 6/5 माइनस 1 मतलब 1/5 बराबर R बटे 25। तो R की वैल्यू यहां से आ जाएगी सीधे सीधे 5%। अब वो कह रहा है यदि 2% बढ़ा दें दर को, अगर हम 2% बढ़ा दें तो क्या मिलेगा। दर को 2% बढ़ा दिया, अब R डैश हो गई अपने पास 5 प्लस 2 यानी कि 7%। ठीक है, तो अब अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट बराबर सीधे सीधे फिर से लगाएंगे P प्लस PRT अपॉन 100। तो P है अपने पास 600 प्लस 600, R हो गई 7 इंटू T कितना है 4 वर्ष, वही अपॉन 100, 6 बार 600 प्लस 728। ठीक है, यहाँ 742 इंटू 4 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो अपने पास आ जाएगा 768 रुपए। ठीक है, सीधे सीधे इसमें फॉर्मूले का यूज हुआ है, फॉर्मूले से हम ऑप्शन देख सकते हैं। तो 768 रुपए जो है उसका अमाउंट हो जाएगा जो नेक्स्ट मिलेगा उसको। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसको परसेंटेज, क्योंकि इसमें आर नहीं दे रखा, आर दिया होता तो आसानी से हम कर सकते थे। ठीक है, उसको ट्रिक मेथड से जो मैंने आपको जो सिलेबस अपने लेक्चर्स में बताया। ठीक है, सो बेसिक तरीके से किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है तो वह संख्या है। सीधे सीधे x मानेंगे,
अपने 20% x का 20%, ठीक है, से 60 अधिक है, कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, ये संख्या इस अपनी ही 20% से 60 अधिक है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 बराबर x माइनस 20x/100, सॉल्व करेंगे 20 पंजे 100, तो जो है 4x/5 इंटू 60, ठीक है, 4 से काट देंगे 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सीधे सीधे बच्चों 75, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लगाया इसमें, सीधे सीधे हमने x माना, x को हमने इसके हिसाब से इन क्वेश्चंस में जो भी होते हैं अलजेब्रा वाले, इसमें सीधे सीधे हम बेसिक इक्वेशन निकाल लेते हैं, बेसिक इक्वेशन से आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो आया 75, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा सही नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है। दो पूर्णांकों का एक पूर्णांक संख्या होगी पूर्णांक मान लेते हैं 5 + 5, ठीक है, इंटीजर जिसमें ना दशमलव हो ना फ्रैक्शन हो, तो इसमें पूर्णांक ही आ रहा है, ऑप्शन ये सही है। सही नहीं वाला निकालना है। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या मान लेते हैं कोई, ठीक है, परिमेय संख्या ले लेते हैं 2/5 प्लस ऐसे ले लेते हैं 1/3 प्लस 1/2, दोनों ही परिमेय संख्या है, इनका योग निकाल के देख लेते हैं 6 और ये आ जाएगा ऊपर 5, तो ये भी एक परिमेय आ रही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। थर्ड वाला देख लेते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होगा, इसको चेक करते हैं। मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या मैंने मान ली 2√2, दूसरी मान ली 2 - √2, ठीक है, एक मानी 2 + √2, एक मानी 2 - √2, इन दोनों का योग करेंगे तो प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, तो आंसर आएगा 4। ये ऑप्शन देख सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या नहीं आया है, पूर्णांक यानी कि एक परिमेय संख्या भी आ सकता, पूर्णांक आ सकता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड होगा जो सही नहीं है। नेचुरल वाला तो आपको पता ही, प्राकृतिक संख्याओं का योग कोई अगर 9 + 3 करें वो भी एक नेचुरली प्राप्त होगी, इसमें सही वाला नहीं, जो सही नहीं वह पूछा है, तो अपरिमेय संख्याओं का योग है वो अपरिमेय नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से विभाजित होने वाली संख्या, 17 से भाग देंगे इसमें, तो 3070, 17 × 17 बचेंगे अपने पास 13, ठीक है, 137 में भाग देंगे, 17 × 8 = 136, बचेगा 1, ऑप्शन नंबर, तो इसमें बचेगा शेषफल में 10, ठीक है, शेषफल यानी रिमाइंडर अपने पास 10 आया, इसमें से अगर मैं रिमाइंडर घटाऊंगा तो 3070 में से रिमाइंडर घटाने पर 3060 मिलेगा, ठीक है, लेकिन 3060 में अगर मैं 17 जोड़ता हूं तो 3077, तो ऑप्शन नंबर 77 और 60 वाला दोनों ही दे रखे हैं। अब पूछ रहा 3070 के निकटतम कौन सा है, 70 के निकटतम कौन सी होगी संख्या सॉरी 3070, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कह रहा सीपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:4, यहाँ पे देख रखा है CP/SP, ठीक है, वो दे रखा है अपन लोगों को, CP और SP का अनुपात 5/4 यानी कि 5:4। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से CP बड़ा है, SP से तो हानि होगी, ठीक है, मैंने जब भी बताया था SP बड़ा हो तो प्रॉफिट होता है और जब CP बड़ा हो तो हानि, तो इसमें हानि ही पूछ रहा है, तो परसेंटेज हानि का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, दोनों का अंतर है 1 और जो CP पर ही लेते हैं हानि और प्रॉफिट, तो नीचे CP को रख देंगे 5 × 100, 5 से 20 बार, तो जो हानि आएगी अपने पास वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, 20% की हानि, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, लेकिन इसमें विकर्ण दे रखा है, ठीक है, तो विकर्ण से हम भुजा निकालेंगे, विकर्ण घन का विकर्ण होता है भुजा गुणा √3, ठीक है, इसको किसके बराबर रखेंगे 8√3 के, तो ऐसे भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर आ जाएगी अपने पास सीधे सीधे 8 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 × 64 यानी कि भुजा का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 64, तो 6 × 24 की 4, 6 × 37, 37, 38, ऑप्शन आ जाएगा अपने पास 384। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया इसमें, विकर्ण से भुजा निकाली, भुजा निकालने के बाद सीधे सीधे पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 384 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त में
120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास कितना है। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या वृत्त के खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूला याद सीधे सीधे याद कर लीजिएगा इसको। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें त्रिज्य खंड जुड़ गया। त्रिज्य खंड क्या होता है, कोई वृत्त मान लीजिए, ठीक है, वृत्त में रेडियस से काटा गया, ठीक है, दोनों तरफ से रेडियस, इसको काट कर जब हम निकालेंगे, ठीक है, त्रिज्या द्वारा काटा गया क्षेत्रफल, ठीक है, एक तरफ दोनों तरफ त्रिज्या खींच दी, इसको निकाल के जो बाहर कर देंगे हम, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड। इसमें कुछ एंगल पर ही कटेगा, ठीक है, इस एंगल की वैल्यू दे रखी है हमें 120 अंश, रेडियस भी दे रखी है, रेडियस पूछ रहा है यानी कि व्यास पूछ रहा है, तो रेडियस को निकालेंगे पहले, अब देख लेंगे। तो फॉर्मूले आया वृत्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू, ठीक है, थीटा बटे 360। यार थीटा कितना है, कितने अंश पर वो त्रिज्य खंड को निकाला गया है, तो पाई आर की वैल्यू पूछ रहा है, थीटा में दे रखा है 120 बटे 360, क्षेत्रफल भी दे रखा है, ये है 66/7। पाई को चेंज कर लेता हूं मैं, 22/7 में 7 से 7 काट दीजिए, 22 से 3 बार, तो और 120 से 3 बार 360, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ से 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 9। आर की वैल्यू आएगी अपने पास यहाँ से जो आएगा वो आएगी 3। अब पूछ रहा है व्यास क्या होगा, व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है, तो 3 गुणा 2 करेंगे, ऑप्शन नंबर 6 फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, थीटा जितना अंश में त्रिज्या खंड निकाला जाता है, आर यहाँ पर त्रिज्या है, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दे तो क्षेत्रफल क्या होगा। 3 4 उतना ही 8 गुना। ठीक है, वर्ग का विकर्ण है, वर्ग क्या होता है, इस तरह बनाते हैं, चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है, इसका विकर्ण हम मान लेते हैं, इसकी भुजा हम ए मानते हैं, तो विकर्ण मानते हैं a√2। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल था इसका, देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। अब विकर्ण को दुगना कर दिया, ठीक है, तो विकर्ण को दुगना कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, विकर्ण था पहले a√2। ठीक है, अब कितना हो जाएगा दुगना करने पर 2√2a। ठीक है, जब विकर्ण दुगना हो गया तो भुजा के निकालने के लिए क्या करेंगे, विकर्ण होता है a√2, अब हो जाएगी भुजा a'√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो a' हो जाएगा अब 2a। ठीक है, तो भुजा क्या हुई अपने पास 2a प्राप्त हो गई, पहले भुजा थी a, अब है 2a, तो क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर काट देंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, सीधे सीधा ऑप्शन नंबर बी अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विनय घड़ी 75 में बेचता है। ठीक है, एसपी दे रखा 75, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, तो घड़ी की लागत क्या है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, 75 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिससे हमें अंतर क्या मिले, 10 मिल जाए। ठीक है, अंतर बराबर हमें 10 मिले, यानी डिफरेंस 10 मिलना चाहिए। 75 के ऐसे करें 15 गुणा 5। ठीक है, तो 15 गुणा 5 अपने पास 75 के ऐसे गुणनखंड हुए जिसका अंतर 10 है। ठीक है, गुणा करेंगे 10 का इसमें भी, 10 का इसमें भी। ठीक है, तो एसपी अपने पास है ऑलरेडी 75, यह है अपने पास पहले एक का सीपी और ये दूसरा सीपी, लेकिन वो कह रहा है यहाँ लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, लाभ प्राप्त कब होगा, जब एसपी बड़ा हो सीपी से। यहाँ देख सकते हैं सीपी कितना आ रहा है 150, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि एसपी 75 है, इसमें सीपी है 50। 50 की चीज अगर मैं 75 में बेचूंगा तो ऑब्वियसली लाभ मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दो वृत्तों केंद्र के बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो दोनों वृत्त होंगे। ठीक है, ये वृत्त में हम पढ़ेंगे वैसे, अगर दोनों वृत्त C1 C2 छोटा हो, दोनों के केंद्र की दूरी जो है उनके त्रिज्याओं के योग से कम होगा, छोटा होगा, तो हमेशा प्रतिच्छेदित कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंक विन्यास 1 5 2 10 डैश डैश और 15 4 2 20 में विलुप्त संख्या है। अब इसमें देखिएगा, इसमें
1 5 2, इसमें अल्टरनेट पैटर्न दे रखा है। 1 2 डैश 4, फिर 5 आएगा, 1 2 ये आएगा 3, ठीक है। बाकी ये सेम है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 और 20। तो जो ऑप्शन नंबर 4 वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। लेकिन सेकंड नंबर है जो सम संख्याओं पर है, वो है 5 दूनी 10 दूनी 5 दूनी 10 10, 5 3 15, 5 और 20, ठीक है। तो इसको अल्टरनेट पैटर्न के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए और बी को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर क्या आएगा। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सीधे सीधे जो शेषफल दे रखा है उसकी वैल्यू रख देते हैं। ए की जगह 4 और बी की जगह 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 16 प्लस 25 जो अपने पास मिल जाएगा, 5 से 11 की 1, ये आ जाएगा 41। अब 6 से विभाजित करना है इसको, 6 को 41 से विभाजित, 6 से 41 को विभाजित करेंगे तो 6 6 36, 5। तो आंसर क्या आ रहा है 5, ठीक है। कितना शेषफल मिलेगा 5। सीधे सीधे जो शेषफल दे रखे हैं उनको ए और बी की जगह रखेंगे और जिससे विभाजित करने को कह रहा है उससे विभाजित कर देंगे, तो आसानी से अपने पास जो शेषफल है यानी रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, बचे हुए हैं अभी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, हमने बताया था भुजा का स्क्वायर अभी, ठीक है। 10% बढ़ा दी। अब हमने स्ट्रिक मेथड सीखा था एक, ठीक है। भुजा पहले क्या थी बाद में क्या थी, ठीक है। ये लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट करना है। क्षेत्रफल पहले क्या था अब क्या होगा, ठीक है। 10% वृद्धि हमने बताया था। 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10, पहले नीचे वाला मूल होता है, 10 थी, 10% की वृद्धि, ऊपर वाला वृद्धि होता है 10 और 1 11, ठीक है। क्षेत्रफल पहले था 10 गुणा 10 यानी कि 100। अब कितना हो जाएगा 11 गुणा 11 यानी कि 121। भुजा गुणा भुजा करेंगे, 10 गुणा 10 क्षेत्रफल का क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा गुणा भुजा पहले था 100, अब भुजा गुणा भुजा कितना हो गया 121। अंतर देख लेते हैं, अंतर आ गया 21 का, कितने पर 10 पर, सॉरी कितने पर 100 पर, इंटू परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर आता है अंतर, नीचे मूल वाला जो स्टार्टिंग में था और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, 100 से 100 काट देंगे तो कितने का 21% का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपने पास 21% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है। मोहन की एम मान लेता हूं मैं, 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी 5 m-5, गुणनफल किसके साथ है 9 वर्ष बाद के साथ, तो m+9। कैसे बनाया हमने, मोहन की आयु मैंने m मान ली, 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी m-5। मान लो मेरी आयु होगी 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी 30 - 5, उसी प्रकार लिख रहे हैं। तो m-5 गुणा m+9, 9 वर्ष बाद m+9, इन दोनों का गुणनफल जो दे रखा है वो 15 है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, m² माइनस 5m + 9m तो हो जाएगा 4m, ये प्लस का -45 बराबर 15, ठीक है। तो अपने पास जो मिलेगा अपने यहाँ पर, तो m² + 4m इधर आएगा, जो हो जाएगा 60। 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, माइनस करने पर क्या प्राप्त हो 4, ठीक है। तो माइनस करने पर 10 × 60, ठीक। तो m² + 10m - 6m - 60, तो m × m + 10 -6 कॉमन, तो m + 10, तो ये हो जाएगा m बराबर 1 तो 6 और m बराबर -10। आयु कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो आंसर 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 0.00032 की पावर 0.6 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है 0.00032, जो भी ऊपर दे रखा है उसको भी हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, तो हो जाएगा 6/10, 2 × 6 2 × 5 10, ठीक है। अंदर वाले को भी हम इसी तरह लिखेंगे, 32 बटे जितने दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने ही नीचे जीरो बन के आगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। पहले हम 5 वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 1/5 वाले को, 3/5 को लिखेंगे 1/5 बड़ा ब्रैकेट लगा के बाहर 3, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 3 को पहले सॉल्व कर लिए, 5 को वो लंबा पड़ेगा, इसलिए 1/5 को हम पहले सॉल्व करेंगे।
यहाँ देख सकते हैं ऊपर वाला हो गया 2 की पावर 5, नीचे वाला हो गया 10 की पावर 5। ठीक है, इस पर 1/5 है, फिर बाहर 3 है। ठीक है, बाहर 3 पावर है, तो 1/5 जब दोनों के अंदर गुणा होगी तो 2/5, इसमें भी गुणा होगा 1/5 का, और 10 की पावर 5 में भी 1/5 का गुणा। 5 से 5 उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2/10 की पावर 3, यानी कि ये लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4 दूनी 8/1000। जब 1000 का 8 में भाग देंगे तो 0.008। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे इसका 0.008, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यदि संख्याओं 5x9, 327 और 258 को ऐड करेंगे, जोड़ने पर 1 4 आ रहा है, तो x का महत्तम मान है। लिख लीजिए संख्या क्या है, 5x9, 327, 2/8। आंसर आ रहा है अपने पास, योग करने पर 1 ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है। 9 और 8 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, 24 की 4 हासिल 2। ठीक है, अब नीचे जो आ रहा है 2 + x + 2 + y, यहाँ 1 लाना है हमें, तो 4 तो हमें प्राप्त हो रहा है, 2 और 2 करेंगे तो 2 + 2 + x + y। ठीक है, ये 4 तो हमें मिल गया। अब हमें 1 लाने के लिए यहाँ 7 लाना पड़ेगा। 7 के लिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे x की वैल्यू मैक्सिमम 7 रख दें, y को 0 रख दें। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ रहा है वो, मैक्सिमम वैल्यू 7 रखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर 3rd हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 6 और 1 रखेंगे तो x तब भी मैक्सिमम नहीं होगा, वो मैक्सिमम पूछ रहा है, इसलिए हम x को सीधे सीधे 7 रखेंगे, y को 0 मानेंगे, तो यहाँ 1 मिल जाएगा, यानी 7 और 4 11 की 1 हासिल 1, तो जो हो जाएगा 6 और 3 9 और 2 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का लासा और मासा गुणनफल कितना दे रखा है, 336। हम जानते हैं लासा गुणा मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, उनका अंतर दे रखा है हमें 10, फर्स्ट माइनस सेकंड बराबर दे रखा है 10। यदि मैं पहली संख्या x मान लेता हूं, ठीक है, तो दूसरी कितनी आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी 10 को इधर लाइए, सेकंड को इधर, तो x - 10। ठीक है, यह समझ सकते हैं दोनों का अंतर 10 है, सीधे सीधे पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी x - 10। ठीक है, यदि एक 6 है तो दूसरी 4 हो जाएगी, इस तरह हम सॉल्व समझ सकते हैं। ठीक है, गुणनफल पहले से ही दे रखा है 336, पहली संख्या हमने x मानी है, दूसरी मानी है x - 10। सॉल्व करेंगे इसको, जो हो जाएगा x² - 10x - 336। ठीक है, 336 बराबर 0। 336 के फैक्टर करेंगे तो अपने पास जो आ जाएंगे 14 और 24। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड आंसर हो जाए। इसको फैक्टर करके देख लीजिएगा आप, 336 के जब फैक्टर करेंगे ऐसे, तो माइनस करने पर 10 आना चाहिए, तो 24 और 14 आ जाएंगे। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, गुणा करके देख लेते हैं। 24 × 14, 14 चौक 56 की 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो और देख लेते हैं, यूपी टेट में जो आए हुए हैं। ठीक है, इस बार ऐसे आपके समझ में भी आ रहा हुआ पेपर किस तरह के लेवल का था, आसानी से आप भी कर सकते थे। बस थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो अटकाने वाले थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं बचे हुए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 और 65। इन सब में देखिए कॉमन क्या है, 4 की पावर 61 वो बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पहले वाले में बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 1 यानी 4, दूसरे में बचेगा 4 की पावर 2 यानी कि 16, तीसरे में बचेगा 4 की पावर 3, 16 चौक 64। ठीक है, और चौथे में बचेगा 5 में बचेगा 4 की पावर 4 यानी कि 16 × 16 256। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा 256 + 64 + 16 + 4 + 1, 20 और 21, 21 और 64 हो जाएंगे अपने पास 21 64, 5 और 8 + 256 इंटू पहले से 4 की पावर 61 था वो लिख लिया, तो जो हो जाएगा 5 और 6 11 की 1 हासिल 1,
8 5 13 14 की 4 हासिल 1 और ये 341 इंटू 4 की पावर 61। ये तो पूरा विभाजित होता है, 4 की पावर जितनी भी उसको हटा देते हैं, छोड़ देते हैं 4 वाली संख्या को। 4 की अब देख ले 341 किससे विभाजित हो रहा है। 341 3 से विभाजित होगा। 303 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसमें नहीं हो रहा है, 3 और 4 7 और 1 8, तो ऑप्शन पहला नहीं होगा। 11 से देख लेते हैं, 11 3 33, 11 एकम 11, तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला भी देख लीजिए, 17 दूनी 34, लेकिन एक में जाएगा नहीं, ऐसी 19 से नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 11 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 3:57 PM से 5 घंटे 58 मिनट पहले का समय था। अब देखिए इसमें घंटे, इसमें बड़े हैं इसमें छोटे हैं, तो इसमें से घटाने में दिक्कत आएगी, तो इसको हम 24 घंटे में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 3:57 PM को हमने 24 घंटे में लिखा, 12 ऐड कर देंगे इसमें, तो जो हो जाएगा 15:57 ठीक है, 24 घंटे की घड़ी में चेंज कर दिया हमने, क्योंकि 3:57 से 5 घंटे घटाने में दिक्कत होती, तो क्या करेंगे इसमें हम 3:57 को हमने 24 घंटे की घड़ी में बदल के इसमें सीधे सीधे 12 ऐड किया, तो 3:57 प्लस 12 घंटे बराबर 15:57। अब इसमें से 5 घंटे 58 मिनट घटा देंगे, 5 घंटे 58 मिनट माइनस किया, ये 57 है 58 है, घटेगा नहीं तो इसमें से 1 घंटा उधार लेंगे, तो ये 60 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 57 प्लस 60 यानी कि 117। ठीक है, अब घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 14 घंटे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा इधर उधार लिया है, तो 17 में से 8 गए 9, 10 में से 5 गए 5, ठीक है, 14 में से 5 गए 9, तो 9:59। अब लेकिन 9:59 पे 2 ऑप्शन है, एक PM में है एक EM में है। देख लीजिए ये PM में था यानी कि दोपहर का, दोपहर से जब 5 घंटे पहले जाएंगे तो 12 बजे से पहले यानी कि दोपहर के 12 से पहले वाला टाइम क्या होगा, AM, तो आंसर हो जाएगा 9:59 AM। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है ये अपन को डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आरेख, इसमें क्या कह रहा है, यदि कुल आय 35,000 रुपए है तो ईंधन और भोजन पर खर्च है। और क्वेश्चन पूरा नहीं उतारा मैंने, खाली जो उसके आंकड़े वो उतार लिए क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन था, तो लिखेंगे इसमें यदि कुल आय 35,000 रुपए है तो ईंधन और भोजन पर खर्च। पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले आपको सारी परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, 16 प्लस 10 कितने हो गए 26, 26 और 11 37, 37 और 13 अपने पास हो गए 50, 50 और 48, 98% पूरा आरेख दे रखा है। ये अन्य के लिए बचा कितना, टोटल हम 100% मान के चलते हैं, तो 98% हमारा कवर हो गया इन सब में। अन्य के लिए कितना बचेगा, 100 में से 98 माइनस करेंगे तो 2%। ठीक है, तो 100% अब कंप्लीट हुआ है, तो 100% दे रखा हमें 35 का, 35,000, 1% हो जाएगा 35,000 बटे 100 यानी कि 3500 रुपए। ठीक है, वो पूछ रहा है ईंधन और भोजन का कितना हो जाएगा। जब 1% पे 350 रुपए है, ईंधन और भोजन का परसेंट निकाल लीजिए, ये रहा भोजन, ये है ईंधन। 48 प्लस 10 यानी कि 58%, 58% की वैल्यू निकालनी है, हमें 1% की दी है, तो 350 में 58 का गुणा कर देंगे तो सीधे सीधे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 800, 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 500, 55 25 की 5, 5 के 15 2 17, तो ये हो जाएगा अपने पास 0 0 8 और 5 13 7 और 9 10 2 20,300 रुपए। तो आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सीधे जितने हम आरेख दे रखा है उसमें परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं पहले वो टोटल। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यून कोण के पूरक और संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों का रेफरेंस क्या है। ठीक है, न्यून कोण है, ठीक, एक्यूट एंगल का हम मान लेते हैं एक्स है एक्यूट एंगल, इसका पूरक कोण क्या होगा 100 पूरक कोण अगर हमने एंगल एक्स माना है तो इसका पूरक नेक्स्ट कोण कौन सा हो जाएगा 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस एक्स इसका पूरक कोण हो जाएगा। संपूरक कितना हो जाएगा एक्स का 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 180 में से ये घटा देंगे 90 माइनस एक्स, तो घटाएंगे बाहर माइनस लगाएंगे तो 90 वाला माइनस में हो जाएगा, एक्स वाला प्लस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कटे और 180 में से 90 गए तो 90 आंसर।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। पूरक और संपूरक कोण, क्वेश्चन कह रहा है न्यून कोण, दोबारा देखिए, न्यून कोण के पूरक और संपूरक कोण। न्यून कोण हमने x माना था, इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस एक्स और संपूरक हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो x से x कट जाएगा और 180 में 90 है तो 90। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, कितने वर्ष में 16 सही 2/3% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा। ऐसा ही दे रखा है इसमें 5/6 और प्रिंसिपल। 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, जो मैंने इस तरह के क्वेश्चन बहुत कराए हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, इसको लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कितने वर्ष में। देखिए मूलधन से एक वर्ष में 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें 6 से 5 पे जाना है, या 6 से 1 पे गए 1 वर्ष में, 6 से 2 पे जाएंगे 2 वर्ष में, 6 से 3 पे जाएंगे 3 वर्ष में, 6 से 4 पे जाएंगे 4 वर्ष में, 6 से 5 जाएंगे 5 वर्ष में। ठीक है, यानी कि मूलधन से 5 गुना कब होगा ब्याज, मूलधन का 5 कब होगा ब्याज 5 वर्ष में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 के लिए, ऑप्शन नंबर 5 के लिए 5 जब ब्याज होगा तब कितना होगा, 6 पर 5 कब मिलेगी अपन को, जब 5 वर्ष में हमें पूरा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बेसिक तरीके से भी कर सकते थे, इंट्रीगी मेथड था। बेसिक तरीके से कैसे करेंगे इसको, साधारण ब्याज 5/6 है मूलधन का, तो 5/6 बराबर मूलधन हमने 1 माना इंटू दर दे रखी 16/2, 16 2/3, इसको हम 1/6 लिख लेते हैं, इंटू समय, टाइम पूछ रहा है t अपॉन 100 को हटा देंगे क्योंकि परसेंटेज को पहले ही फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो 6 से 6 t बराबर 5 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है आपको यूपी टेट, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।